नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं। पर आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। मध्य प्रदेश की 28 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजों के इंतजार के लिए चंद घंटों का वक्त बाकी है। 10 नवंबर यानी कल उपचुनाव के नतीजे आएंगे। 19 जिला मुख्यालयों में सुबह 8 बजे से काउंटिंग शुरू होगी। वहीं काउंटिंग के दौरान कोई किसी तरह की गड़बड़ी ना हो, इसे ध्यान में रखते हुए ग्वालियर, भिंड और मुरैना में अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किया गया है। इसके साथ ही मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय कैमरों के जरिए सीधी नजर रखेगा। इसी के साथ कोरोना संक्रमण को देखते हुए कोरोना गाइडलाइंस का भी पूरा ख्याल रखा गया है। मध्य प्रदेश में 2003 के विधानसभा चुनाव के बाद से 16 साल में 31 उपचुनाव हुए, पर यह पहला मौका है जब एक साथ 28 सीटों के उपचुनाव सत्ता का भविष्य तय करने वाले हैं। तो एमपी में कल सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू होने जा रही है। 28 विधानसभा सीटों पर काउंटिंग की तैयारियां पूरी हो गई हैं। हम आपको 6 तस्वीरों के जरिए दिखा रहे हैं चुनाव आयोग ने किस तरह से मतगणना की तैयारियां की हैं। ये 6 तस्वीरें आपके सामने, तस्वीरें देवास, भिंड, सागर, रायसेन, ग्वालियर और शिवपुरी की। सबसे पहले देवास की तस्वीरें आप देख रहे हैं। देवास की हाट पिपलिया सीट पर उपचुनाव के नतीजे आने हैं। इसके साथ साथ कुछ और जिले जैसे भिंड की आपको गोहद सीट याद होगी। भिंड सीट पर खुद गोहद सीट पर चुनाव आने हैं। सागर में सुर्खी है सीट जहां पर उपचुनाव होने जा रहा है, सुर्खी पर नजर रहने वाली है। इसके साथ साथ रायसेन सांची में सीट में उपचुनाव होने जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्री की किस्मत दांव पर लगी है, सियासी भविष्य दांव पर लगा हुआ है। ग्वालियर और चंबल, इन 2 इलाकों में सबसे ज्यादा सीटों पर उपचुनाव हैं। ग्वालियर की कई सीटों, ग्वालियर पूर्व और तमाम सीटें, और शिवपुरी की तमाम सीटें खुद, जिसमें शिवपुरी, कररा, ये वो सीटें हैं जहां पर उपचुनाव के नतीजे आने। तो 6 जिलों में किस तरह से तैयारियां हैं चुनाव आयोग की, वो तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। तो देवास में आप देख रहे हैं चुनाव के अधिकारी, प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद आपको नजर आ रहा है। भिंड में आप देखिए जहां स्ट्रांग रूम के बाहर बैरिकेडिंग की गई है, टेबल्स बना दिए गए हैं और उन टेबल्स पर ही काउंटिंग होगी। अब तक 16 से 20 राउंड की गिनती हुआ करती थी जब नतीजे आया करते थे, लेकिन चूंकि इस बार पोलिंग बूथ बढ़ाने पड़े इस वजह से, ताकि सोशल डिस्टेंसिंग बनी रहे, एक बूथ पर भीड़ ना उमड़े, इसीलिए बूथ जब ज्यादा हैं तो फिर राउंड भी ज्यादा होंगे और नतीजे आने में थोड़ा वक्त लग सकता है। और 3 मेरे सहयोगी इस वक्त इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ भोपाल से संदीप भमरकर, डबरा से शैलेंद्र सिंह और मंदसौर से मनीष पुरोहित, जी मीडिया संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले आपको जरा सत्ता के केंद्र और हेडक्वार्टर राजधानी लिए चलते हैं। संदीप वहां पर मौजूद हैं। संदीप, भले ही भोपाल की कोई सीट पर उपचुनाव ना हो, सांची में है, लेकिन भोपाल की कोई सीट पर उपचुनाव ना हो, लेकिन भोपाल की गद्दी के लिए ही यह सारा इंतजार है। यह कयामत की रात है, यही रात अंतिम है और यही रात भारी है। बिल्कुल, ये कयामत की रात है, कत्ल की रात है। और जो माहौल जो एक मुस्लिम त्यौहार कत्ल की रात के वक्त में होता है, वही आज है। आज किसी को नींद नहीं आएगी, और ख़ास तौर पर भोपाल में, क्योंकि यहाँ सत्ता का सिंहासन यहाँ पर है। और इसी पर टकटकी लगाकर पिछले 7 महीनों के दौरान में उपचुनाव की गतिविधियाँ हुई हैं, राजनीतिक गतिविधियाँ हुई हैं, सारी सियासी एक्टिविटीज़ हुई हैं। तो आज भोपाल में जो रहने वाले लोग हैं, चाहे वो अफसरान हो, नेता हो या फिर कोई और, यहाँ पर नींद नहीं आने वाली है, क्योंकि ये रुख तय करेंगे कि कल जो सूर्योदय होगा वो किसे रोशनी देगा। और जब सूर्यास्त तक, उम्मीद तो ये कर रहे हैं कि सूर्यास्त तक रिजल्ट क्लियर हो जाएंगे और ये स्थितियाँ साफ हो जाएंगी कि सरकार किसकी बनेगी। हालांकि इसकी उम्मीद कम है। कल ही ये क्लियर होने वाला है। और कल जब नतीजों की घड़ी है तो आज की रात भी कत्ल की रात से कम नहीं है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही अंदर खानों में भारी उलझन है, उहापोह है। और वो इसलिए है क्योंकि भारी मतदान हुआ है। हर सीट पर
अपेक्षा से ज्यादा मतदान हुआ है और ये मतदान कुछ इशारे करता है। बीजेपी और कांग्रेस के दिग्गज हो, चाहे प्रवक्ता हो, चाहे कार्यकर्ता हो, ये जरूर कह रहे हो कि ये नतीजे उनके पक्ष में आएंगे, लेकिन आसिफ अंदर की बात यह है कि कोई भी 100% श्योर नहीं है कि कितनी सीटें आने वाली है। अनुमान लगाया जा रहा है और ये अनुमान वही है। तमाम विश्लेषण, ये अंदर की बात, ये बाल की खाल, इस पर अभी हम आएंगे। अभी तो मैं जरा ऊपर सतह पर निकल रहा हूं, अभी तो पूरा इसी पर बात करनी है। रात कटेगी कैसे, नहीं तो मैं लौट रहा हूं संदीप आपके पास। शैलेंद्र आपके पास आ रहा हूं। जिस डबरा सीट पर आप खड़े हैं, ये सीट ऐसी है जहां इतने जुबानी गोले चले हैं यहां से कि शायद ही कभी मध्य प्रदेश के इतिहास में इस तरह की बयानबाजी उस सीट पर हुई हो। नेताओं से आपने पूछा हाल कैसा है जनाब का, क्या ख्याल है आपका? देखिए, हाल तो सब बेचैनी है, चाहे वह कांग्रेस हो या बीजेपी हो, सब जगह बेचैनी का माहौल है। 3 तारीख को जैसे ही ईवीएम में उनकी किस्मत कैद हुई थी, उसके बाद लगातार जो प्रत्याशी हैं या तो भगवान की शरण में थे या फिर अपने कार्यकर्ताओं की शरण में, वो लगातार कार्यकर्ताओं से फीडबैक ले रहे थे कि आखिर किस पोलिंग बूथ पर कितनी वोटिंग हुई, और उसके हिसाब से जो है वो पूरा कैलकुलेशन वो जमा रहे हैं कि इस मतदान केंद्र पर इतनी वोटिंग हुई तो हमारे पक्ष में इतना मतदान हुआ होगा। इस तरह का जो आंकलन है वो लगातार जो है वो कार्यकर्ताओं के साथ बैठकर लगाया गया है। इसके अलावा सबको भगवान की शरण में भी गए हैं सारे लोग। कहीं ना कहीं भगवान से ये मिन्नत की है कि जिस तरीके से पिछले चुनाव में, अगर जिस तरीके से अमृति की बात करें तो पिछले लगातार 3 चुनाव वो जीतती आ रही है और उनको ये भरोसा है कि आने वाले चुनाव में भी उन पर ही जनता जो है भरोसा जताएगी। लेकिन उसके उलट जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, जो कि पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं और रिश्ते में उनके समधी हैं, वो भी इस जीत का दावा कर चुके हैं। और जिस तरीके से आपने ये कहा कि ये सीट शुरू से ही हॉट सीट थी, क्योंकि इस पर मध्य प्रदेश सरकार की महिला बाल विकास मंत्री जो है वो खुद चुनाव लड़ रही थी। लेकिन ये सीट पर तब ज़्यादा चर्चा में आ गई जब जिस तरीके से मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का एक बयान आता है और उसके बाद उस बयान को लेकर पूरे मध्य प्रदेश में जो है राजनीति में भूचाल आ जाता है और तरह तरह के आरोप प्रत्यारोप, बयानबाजियां होने लगती हैं। और ये एक समय तो ऐसा लगता है कि पूरा जो चुनाव है वो केवल उनके बयान पर लड़ा जा रहा है। कांग्रेस उस बयान पर डिफेंड करने में लगी थी और बीजेपी के तमाम बड़े दिग्गज नेता हैं उस बयान के बारे में जो है वो लोगों को बता रहे थे और बता रहे थे कि कांग्रेस किस तरीके से एक दलित महिला का अपमान किया है। ये सब हो रहा था। तो ठीक, इस पर भी आएंगे शैलेंद्र। अभी तो बहुत कुछ इस पर होना है, क्योंकि सिर्फ एक बयान से बीजेपी ने कैसे उसे दलितों से जोड़ा, कैसे उसे एक महिला के सम्मान से जोड़ दिया और कैसे एक सीट पर दिए गए बयान को पूरी 28 सीटों पर बीजेपी ने सर्कुलेट किया और बताया कि दलितों और महिलाओं की कैसे कांग्रेस विरोधी है, कमलनाथ विरोधी है। उस पर हम बात करेंगे। इस बीच 2 सहयोगी मेरे साथ और जुड़ गए हैं हमारे। ग्वालियर से करण मिश्रा और इसके साथ साथ मुरैना से करतार सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। करण और करतार, मैं दोनों आपके पास आता हूं, लेकिन उससे पहले मंदसौर आपको लिए चल रहे हैं। मंदसौर जिले की एक सीट है सुवासरा, जहां पर हरदीप सिंह डंग अपनी किस्मत आजमाने वाले हैं। और सवाल बड़ा सीधा सा है, मंत्री बनने के चक्कर में कहीं विधायकी ना खो बैठे, और या फिर ऐसा भी हो सकता है कि विधायक तो बने ही रहेंगे, मंत्री पद तो पहले ही मिल गया है। सीधा चलते हैं। मनीष आपके पास आ रहा हूं। मनीष, सांसों में बड़ी बेकरारी, आंखों में कई रत जगे, आज ही रात कटने वाली नहीं है? जी बिल्कुल, और बिल्कुल धड़कनें बढ़ी हुई है, बीपी अनियंत्रित हो रहा है। और निश्चित तौर पर जो इम्तिहान के बाद बच्चों की स्थिति होती है रिजल्ट के समय, उसी तरह की स्थिति यहाँ पर दोनों कैंडिडेट कांग्रेस और बीजेपी के कैंडिडेट्स की है। हालांकि कांग्रेस के कैंडिडेट हैं उनके पास होने को कुछ ज्यादा नहीं है, लेकिन हरदीप सिंह डंग का पूरा भविष्य, पूरा कैरियर इस चुनाव के रिजल्ट पर टिका हुआ है। उन्होंने बड़ा फैसला लिया, कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए और यहाँ उन्हें मंत्री पद मिला। उसके बाद वे चुनावी मैदान में पहुंचे और चुनावी मैदान में जो कश्मकश की टक्कर, पहले एक तरफा टक्कर चुनाव माना जा रहा था, लेकिन धीरे धीरे एक तरफा चुनाव कश्मकश की टक्कर में पहुंच गया। और ये टक्कर के कारण कांटे का मुकाबला है और अभी कुछ कहा नहीं जा सकता कि किसका पलड़ा भारी होगा, ये कल ही पता चलेगा। लेकिन इस मामले को लेकर दोनों ही अब जो जीत के दावे कर रहे हैं और देवी देवताओं के चक्कर काट रहे हैं। यहाँ हरदीप सिंह डंग वे एक मंदिर में, हनुमान मंदिर में हवन करते हुए दिखे जीत के लिए। वहीं जो कांग्रेस के कैंडिडेट है वो भी मंदिर पहुंच रहे हैं और हर एक अपनी यही दुआ मांग रहे हैं कि किसी तरह से वो जीत दर्ज करें। निश्चित तौर पर ये एक कत्ल की रात है और इस रात को किसी को नींद नहीं आनी है, पूरी रात आंखों ही आंखों में कट जानी है, ताकि वो सुबह का इंतजार कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी ईवीएम खुले और उनके भविष्य का फैसला हो। ठीक, मैं लौट रहा हूं इस पर आपके पास मनीष। और इस वक्त 2 और मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ मुरैना से करतार सिंह और करण मिश्रा ग्वालियर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। करण, पहले मैं आपके पास आ रहा हूं, उसके बाद फिर करतार आपके पास आता हूं।
करण, ग्वालियर की 2 सीटें, ग्वालियर और ग्वालियर पूर्व, और पूरे इन 28 सीटों में देखें तो अगर सबसे ज्यादा कहीं शहरी सीटें हैं तो इन 2 सीटों को हम पूर्ण तौर पर शहरी सीटें कह सकते हैं, एक ग्वालियर और एक ग्वालियर पूर्व। यहां सिर्फ किसान की बात करने से काम नहीं चलेगा, यहां आपको नगर निगम, सड़क, नाली, बिजली, सड़क के हिसाब से, शहर के हिसाब से सुविधाओं पर बात करनी पड़ेगी। ग्वालियर और ग्वालियर पूर्व दोनों सीटों पर दिलचस्प बात यह कि जो पहले उधर थे अब वो इधर हैं, जो पहले इधर थे वो उधर हैं। हालांकि सुनील शर्मा एक नया चेहरा जरूर उनको लाया गया, लेकिन ग्वालियर पूर्व में तो बड़ी दिलचस्प स्थिति है। कैसे वोट किया है लोगों ने वहां पर, और ग्वालियर और ग्वालियर पूर्व दोनों को लेकर क्या दावे हैं सियासी दलों के? देखिए, बिल्कुल ग्वालियर पूर्व की यदि हम बात करें तो जिस तरीके से सोशल मीडिया पर भी एक वीडियो काफ़ी तेजी से वायरल हो रहा है कि हर एक प्रत्याशी के मन में यही रात अंतिम हो, यही रात भारी, बस एक रात की दूरी है बाकी, ये स्थिति सभी प्रत्याशियों की बनी हुई है। और चूंकि वर्तमान स्थिति को यदि हम देखें तो ग्वालियर पूर्व विधानसभा एक ऐसी विधानसभा है जहां के दोनों प्रत्याशी जो हैं 2018 विधानसभा चुनाव की बात करें तो दोनों ही दल जो हैं वो इस बार बदल चुके हैं। दल बदले हैं, उनके प्रत्याशियों के दिल कितने बदले हैं, उनकी सोच कितनी बदली है, ये सारी चीजों की स्थिति जो है वो ईवीएम में कैद हो चुकी है। जनता अपना फैसला दे चुकी है। और यदि ग्वालियर की यदि तीनों विधानसभा सीटों की यदि बात करें तो सबसे कम मतदान जो हुआ है वो ग्वालियर पूर्व विधानसभा सीट पर हुआ है, जो कहीं ना कहीं दोनों ही प्रत्याशियों के लिए चिंता का विषय है, क्योंकि यही एक ऐसी विधानसभा रही है जहां पर तनाव की स्थिति बनी, दोनों प्रत्याशियों को, जिला प्रशासन को नजरबंद करना पड़ा। उसके बावजूद जो मतदान का प्रतिशत है वो 2018 विधानसभा चुनाव की तुलना में काफी कम गया। लिहाजा ऐसी स्थिति में दोनों ही प्रत्याशियों ने अपनी अपनी ओर से दावे किए हैं। चूंकि ग्वालियर पूर्व विधानसभा में लगभग जब से मुन्नालाल गोयल ने बीजेपी में शामिल हुए हैं, उनके कैंडिडेट बने हैं, लगभग 200 करोड़ के जो हैं वो विकास कार्य इस विधानसभा में लोकार्पण उनका किया गया है। वहीं दूसरी ओर यदि हम बात कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर सतीश सिकरवार की करें तो उनके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण जनता के बीच में आखिर किस स्थिति के तहत वो पहुंचे थे और किन बातों को उन्होंने जनता के बीच जाकर बुझाया, यही जो स्थिति जो है वो जनता के बीच में, चूंकि एक ओर तो सिंधिया समर्थक तो वहीं दूसरी ओर जो है पैराशूट उम्मीदवार वाली स्थिति रही है। तो जो जानकारियां हमारे पास सामने आई कि कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए सेंधमारी वाली स्थिति भी बनी है, क्योंकि बीजेपी ने लगातार देखा है कि जिन सीटों पर सेंधमारी वाली स्थिति बनी है उसमें सियासत बड़ी गजब है। करण, पार्टी मानती भी है भीतर घात हुआ, उसके बाद भी कहती है कि 28 में से 28 हमारे पास ही आ रही है, दूसरे दल के पास कुछ जा नहीं रही। उस पर मैं आता हूं आपके पास, और करतार मैं आपके पास आऊं उससे पहले आपको बता दें कि एमपी उपचुनाव के नतीजे आने से पहले कमलनाथ ने एक ट्वीट किया है। उन्होंने जीत का दावा किया, उन्होंने कहा हर हाल में कांग्रेस का परचम इन चुनावों के परिणाम में फहराएगा। प्रदेश में सौदेबाजी और बोली की सरकार का अंत होगा, जनता की चुनी हुई लोकतांत्रिक सरकार वापस प्रदेश में काबिज होगी। कमलनाथ ने कहा हमें शांतिपूर्ण ढंग से मुस्तैद रहकर बीजेपी की तमाम साजिशों का मुखर होकर विरोध करना है। ये अब से कुछ देर पहले पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने ट्वीट किया है। ट्वीट में एक तरफ कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाया है तो दूसरी तरफ जनता को भी बताया है कि वापस आपकी चुनी हुई सरकार एक बार फिर आने वाली है, खरीद फरोख्त की सरकार जाने वाली है, और यही बिकाऊ टिकाऊ खरीद फरोख्त बोली की सरकार ये पूरे इस चुनाव में रहेगा। मैं मनीष एक बार फिर आपके पास आ रहा हूं और मंदसौर कलेक्टर इस वक्त मनीष के साथ हैं। मनीष, जरा तैयारियों के बारे में पता कीजिए। जी बिल्कुल, मंदसौर कलेक्टर मनोज पुष्प हमारे साथ हैं, इनसे हम जानकारी लेते हैं किस तरह की तैयारियां, क्या खास तैयारियां की गई है इस बार। तैयारियां पूरी कंप्लीट हो चुकी हैं और पूरे परिसर को एक तो सिक्योरिटी के हिसाब से अच्छी तरह से व्यवस्था की गई है। कर्मचारियों के लिए सेग्रीगेटेड रूट्स बनाए गए हैं, जो मीडिया के टीम है हमारी और जो पॉलिटिकल एजेंट्स हैं, पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं, उनके लिए भी आप देख रहे होंगे यहाँ पे कि कॉरिडोर्स बनाए गए हैं जिससे केवल उनका ही आना रहेगा। इस तरीके से पूरी व्यवस्था कंप्लीट हो चुकी है। स्ट्रांग रूम से ईवीएम को लाने की व्यवस्था जो है उस पूरे मार्ग पर कॉरिडोर्स में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, उसकी मॉनिटरिंग करने के लिए कंट्रोल रूम बनाया गया है। सुबह 6 बजे ट्रेजरी से पोस्टल बैलेट्स यहाँ लाए जाएंगे, उसकी सूचना पॉलिटिकल पार्टीज को सभी को दे दी गई है। 7:30 बजे स्ट्रांग रूम खोला जाएगा, 8 बजे से पोस्टल बैलेट्स की काउंटिंग शुरू हो जाएगी और 8:30 बजे ईवीएम की काउंटिंग शुरू हो जाएगी।
टेबुलेशन के लिए और कम्युनिकेशन। मनीष, एक सवाल कलेक्टर साहब से जरूर पूछ लीजिए। अपने इतने लंबे करियर में इन्होंने कई चुनाव कराए होंगे, लेकिन क्या इतना दबाव और इतना दिलचस्प चुनाव कभी उन्होंने देखा है? सुनने में आया हर कलेक्टर को पहले कमलनाथ का फोन आया, फिर शिवराज का भी फोन आया है। ये पूछना चाहेंगे आपसे कि आपने अपने करियर में कई चुनाव कराए होंगे, लेकिन क्या इतना चुनौतीपूर्ण और इतना दबाव वाला आपने चुनाव कभी देखा है? जो हम लोगों ने सुना है कि पहले आपके पास कमलनाथ का फोन आया, आपके पास शिवराज का भी फोन आया, हर कलेक्टर के पास फोन आया जहाँ चुनाव होने। हर चुनाव चुनौतीपूर्ण होता है और चुनाव के प्रेशर के बारे में एक जैसा ही होता है, क्योंकि हमारी सेवाएं इलेक्शन कमीशन के पास रहती है और हम स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए जो पैरामीटर्स है उसके हिसाब से ही करते हैं। तो जितने भी चुनाव हम लोगों ने कराया है, हर चुनाव चुनौतीपूर्ण होता है और इस चुनाव में भी कोई विशेष अलग से कोई चुनौती नहीं थी और बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोगों ने चुनाव कराया है और इसी अनुरूप कमीशन के जैसे निर्देश हैं। और ये मंदसौर के कलेक्टर हमारे साथ जुड़े हुए थे। मनीष, मैं लौटता हूं इस पर आपके पास, लेकिन कलेक्टर साहब भी जो अंदर की बात कहना चाह रहे हैं, खोलकर नहीं कह पा रहे हैं, वो यही कहना चाह रहे होंगे, दिल का आलम मैं क्या बताऊं तुझे, क्योंकि इस बार कलेक्टर से भी जिस तरह से पोलिंग एजेंट के तौर पर जानकारियां जुटाई गई हैं, कलेक्टर भी खुलकर क्या बता पाएंगे कि किस किस का फोन आया, क्या क्या जानकारियां उनसे ली गई हैं, अगर किसी बूथ पर ज्यादा वोट पड़े हैं तो किसके खाते में जा रहे हैं, ये सारी जानकारियां जुटाई गई हैं। लेकिन कैमरे पर अमूमन अधिकारी कुछ कहते नहीं है। चुनाव तो आजकल का है, नौकरी जिंदगी भर करनी है। मैं लौटता हूं मनीष आपके पास। करतार, आपके पास आ रहा हूं। करतार, पता नहीं किसने शेर लिखा था, अचानक याद आ गया कि बेवफा यूं इंतजार ना कराए काम कर गोली मार दे। तो गोली से याद आया, मुरैना में जितनी गोली चली हैं, कई बार उपचुनाव की मांग की गई कि रिकाउंटिंग करा दीजिए साहब, रीपोलिंग करा दीजिए। हालांकि वो सारी याचिकाएं खारिज हो गई, लेकिन गोलियों की रासलीला हो गई, चुनाव ना हो गया मुरैना में। निश्चित तौर पर जिस तरीके से मुरैना में अगर कहा जाए तो अगर गोलियां ना चले तो चुनाव अधूरा कहा जाता है। चुनाव होने से लेकर और चुनाव के काउंटिंग होने तक लगातार गोलियों का सिलसिला अक्सर देखने को मिलता है। अभी चुनाव के दिन लगातार फायरिंग हुई, चुनाव के दूसरे दिन फिर उनके समर्थक लड़ गए। तो मुरैना में कहा जाए तो गोलियों की जो बात है वो अमूमन एक सामान्य सी कही जाती है। हालांकि अगर चुनाव की बात की जाए तो चुनाव में इस समय हालत ऐसी है कि दो मंत्री, मध्य प्रदेश की जो 28 विधानसभा है, सबसे ज्यादा विधानसभा की सीट अगर है तो मुरैना जिले में है। चंबल में 16 आती है, मुरैना में ही 5 विधानसभा सीट है। जोरा से लेकर अंबा तक जितनी 5 विधानसभा है, 2 मंत्री हैं जिनकी जिंदगी की जो प्रतिष्ठा है वो दांव पे लगी है। वो लगातार करवटें बदल रहे हैं, अपने जो साथी हैं उनके साथ, अधिकारियों के साथ मीटिंग कर रहे हैं। लगातार वो कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से हमें जीत मिले और हमारी जो हालत है वो किस तरीके से हम 10 तारीख को तक पहुंच पाए। निश्चित तौर पर उनके साथ कई सारी समस्याएं हैं और वो लगातार चुनाव की जो चुनाव हुआ है उस दिन से आज तक वो करवटें ही बदलते रहे हैं। लगातार वो चुनाव को लेकर चिंतित रही है, क्योंकि जो उनके समर्थक हैं, उनके जो कार्यकर्ता हैं, उनके साथ मीटिंगों का दौर लगातार जारी है। मुरैना में जिस तरीके से सट्टा बाजार भी लगा है, कई लोग कांग्रेस को जिता रहे हैं, कई लोग भाजपा को जिता रहे हैं। निश्चित तौर पर मुरैना में चुनाव को लेकर काफी सारी जो मतगणना है, मतगणना के दिन को लेकर काफी तैयारियां भी प्रशासन ने यहाँ कर रखी है और देखना होगा कि कल किस तरीके से मतगणना के जो नतीजे हैं वो आने वाले। ठीक, करतार में लौटता हूं आपके पास। संदीप, एक बार फिर मैं आपके पास आ रहा हूं। संदीप, देखिए, बहुत सीधे सीधे समझे तो बड़ी सीधी सीधी बात लगती है कि 28 कांग्रेस के पास आएगी तो कांग्रेस सरकार बनाएगी, 8-9 बीजेपी के पास आ गए तो अपने दम पर बीजेपी सरकार बनाएगी, 2-3 आ गए तो 7 विधायक पहले ही जो निर्दलीय या बसपा सपा वाले हैं वो बीजेपी को समर्थन दे देंगे। ये तो बात हुई बड़ी सीधी सीधी, बच्चों के 2 दूनी 4, 2 तिया 6 वाला पाड़ा हो गया। इतना आसान लगता है क्या संदीप? या ऐसा लगता है कि फरवरी में वो जो रातें हमारी काली हुई थी, फरवरी में वो दिल्ली से लेकर बेंगलुरु तक की यात्रा, चार्टर्ड प्लेन, विधायकों का यहाँ वहां, लगता है नवंबर शायद दोहराने वाला है वो चीजें। और एन उपचुनाव की वो काउंटिंग से पहले जो बयान आए हैं कि शिवराज हमारे विधायकों को फोन कर रहे हैं, कमलनाथ हमारे विधायकों को फोन कर रहे हैं, ऐसा लगता है कि दिवाली इन्हीं सब में बीतने वाली है संदीप। ऐसा लगता है आसिफ, क्योंकि केवल चुनाव के नतीजे जो होंगे वही सब कुछ तय नहीं करेंगे, बल्कि चुनाव के नतीजे ये तय करेंगे कि अगली रणनीति क्या होगी। जो आंकड़े आएंगे इन दोनों ही राजनीतिक दलों के पास में, उसमें ये देखा जाएगा कि कौन बहुमत के आंकड़े के करीब है और कौन सबसे ज़्यादा सर्वाधिक विधायकों वाला दल है, यानी सर्वाधिक सबसे बड़ा दल और बहुमत के आंकड़े के करीब कौन सा दल है, ये देखा जाएगा। और इसमें बड़े दल
को कमज़ोर करने के लिए या बहुमत के आंकड़े को से दूर करने के लिए रणनीतियां हैं मैदान में, जो खुले तौर पर जिनकी चर्चा नहीं की जाती है उनकी चर्चा अंदर खानों में ही होती है। और शायद यही वजह है कि अभी कोई कुछ कहने की स्थिति में नहीं है। प्लान बी की चर्चा एक दूसरे पर तो ज़रूर की जाती है कि दूसरा दल प्लान बी पर विचार कर रहा है, तोड़फोड़ पर बात कर रहा है, लेकिन ये चर्चा कभी नहीं होती कि वो खुद पार्टी भी इस प्लान पर चर्चा कर रही है। दोनों एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं तो एक बात तो पुख्ता तौर पर यह साबित होती है कि दोनों ही दल, आरोपों के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि दोनों ही दलों के पास में प्लान भी तैयार है और ये नतीजे जो होंगे ये केवल एक स्टैंड क्लियर करेंगे कि आने वाले दिनों में क्या होगा। दोनों दल दावा कर रहे हैं कि 28-28 सीटें जीतेंगे, लेकिन ये सब इतना मुश्किल नहीं है। आसिफ, आप बहुत सारे शहर आप आज कह रहे हैं, आपके जहन में याद आ रहा है और मुझे भी याद आ गया कि उस वक्त रात में मार्च में 2-3 मार्च की दरमियानी रात के वक्त में जब हम आपस में ऐसे ही बात कर रहे थे तो पूरी रात बीत गई थी चर्चा करते करते, नतीजे पर नहीं आ पाए थे, लेकिन अब उसका नतीजे का वक्त है। और शेर बदायूनी का है जो कुछ इस तरह से है कि अब हवाएं ही करेंगी रोशनी का फैसला, जिस दिए में जान होगी वही जलता रह जाएगा। तो अब जो जिसमें दम होगा, दमखम होगा, जिसके पास वोट की ताकत होगी वही दिया रोशन रहेगा और इसका फैसला जो करना है वो हवाओं को करना है। यानी विपरीत परिस्थितियों में जो निकल कर आएगा वही ताकतवर कहलाएगा। और राजनीति में इस बार जो है वो तय हो जाएगा कि चाणक्य कौन है, कमलनाथ है, शिवराज हैं या सिंधिया हैं, क्योंकि इन दिग्गजों के पास में बहुत बड़ी पृष्ठभूमि है चुनाव लड़ने और लड़ाने की। जो जीतेगा वो सिकंदर कहलाएगा, लेकिन जो हारेगा उस पर ये उंगलियां जरूर तानी जाएगी कि जब सबसे बड़ा चुनौतीपूर्ण वक्त था उस वक्त में वो सिंहासन को हासिल नहीं कर पाए। तो बहुत चुनौतीपूर्ण है और यही जनता की साख, तनाव हर जगह, नेता की साख, नेता का कद, ये इन्हीं मौकों पर डिसाइड होता है और फिर आगे आने वाले सालों में इन्हीं मौकों की मिसालें दी जाती हैं और फिर आगे की जिम्मेदारियां भी इसी मौकों के लिए तय होती हैं। मेरे 5 सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए। एक छोटा सा ब्रेक है, अभी तो सिर्फ शुरुआत हुई है, आगे अंदर बाल की खाल निकालनी है, विश्लेषण करना है, समीकरण आपको बताने हैं, प्लान बी बताने हैं पार्टियों की। अगर ऐसा होगा तो ये होगा, वैसा होगा तो वो होगा, ये हो ना सका तो फिर ये कैसे हो पाएगा, ये हम आपको बताते हैं। छोटा सा ब्रेक है, जल्द लौट रहे हैं।
ब्रेक के बाद हाजिर हैं। मध्य प्रदेश उपचुनाव के नतीजे आने में कुछ ही घंटों का वक्त बाकी रह गया। मंगलवार सुबह 8 बजे से काउंटिंग शुरू हो जाएगी। इस बीच मध्य प्रदेश के 19 जिलों की जिन 28 सीटों पर कल नतीजे आएंगे, उनमें राज्य में जौरा, सुमावली, मुरैना, दिमनी, अंबा, मेगांव, गोहद, ग्वालियर, ग्वालियर पूर्व, डबरा, भांडेर, करैरा, पोहरी, बमोरी, अशोकनगर, मुंगावली, सुर्खी, मलैरा, अनूपपुर, सांची, ब्यावरा, आगर, हाट पिपलिया, मंधाता, नेपानगर, बदनावर, सांवेर और सुअसरा। 28 सीटें, 28 में से 16 सीटें सिर्फ ग्वालियर चंबल अंचल की, बाकी की 12 सीटें बाकी जगहों से, जिसमें रायसेन, सागर, भिंड, देवास जैसे जिले शामिल हैं। मंदसौर भी उसमें एक सीट सुअसरा है। तो ये कुल ग्वालियर चंबल अंचल से ही 16 सीटें, बाकी की 12 सीटें बाकी जिलों से। और उपचुनाव के नतीजे कल आ रहे हैं। धड़कनें बढ़ी हुई हैं। ये 6 जगहों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। शिवपुरी में, मुरैना में, वहां पर अतिरिक्त सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। मंदसौर कलेक्टर की अभी आपने कुछ देर पहले बयान सुना, कह रहे हैं कड़ी सुरक्षा की गई है। और सबसे पहले इस बार खास बात देखिए, कुछ बदलाव भी है। खास बात ये, पहली बार ऐसा हो रहा है, नहीं पहली बार तो नहीं कह सकते, शायद इस बार ऐसा है कि जो बैलेट पेपर हैं, हमेशा पहले बैलेट पेपर की गिनती पहले होती थी, ईवीएम बाद में खुलती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। यहां बैलेट पेपर और ईवीएम एक साथ खुल जाएंगी, यानी कि रुझान आपके सामने बड़ी तेजी से आने शुरू होंगे। हम आपको बता देते हैं सुबह क्या होने वाला है। जब आप सुबह 6 बजे जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ टीवी ऑन करेंगे, जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर आएंगे, तो सुबह 6 बजे से आप 2 घंटे 6 से लेकर 8 तक का पूरा विश्लेषण पाएंगे। एक एक सीट पर क्या क्या समीकरण है, कौन जीत सकता है, कौन हार सकता है, कौन किसके क्या मुद्दे रहे, जनता वहां की क्या सोच रही है, समीकरण क्या बन सकते हैं। 6 से 8 2 घंटे आप वो पाएंगे। और 8 बजे के बाद जब काउंटिंग शुरू होगी तो बैलेट पेपर और ईवीएम के एक साथ रुझान आने शुरू होंगे। 8 बजे के बाद फौरन आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको रुझान दिखने शुरू हो जाएंगे। और 8 बजे से लेकर नतीजे इस बार थोड़ा सा लेट हो सकते हैं, 11-12 बजे की जगह थोड़ा सा और लेट हो सकता है। और उसकी वजह आप जानते हैं, कोरोना की वजह से इस बार पोलिंग बूथ ज्यादा बनाए गए थे। ज्यादा पोलिंग बूथ यानी कि ज्यादा ईवीएम। जैसा कि आप जानते हैं 3 यूनिट होती हैं, एक होती है कंट्रोल यूनिट, एक होती है बैलेट यूनिट और एक होती है वीवीपैट। तो ऐसे में जब कंट्रोल यूनिट ज्यादा की गई हैं, क्योंकि एक कंट्रोल यूनिट में सिर्फ जो ईवीएम रहती है उसमें 16 ही प्रत्याशियों के आप नाम दे सकते हैं। तो जितनी ज्यादा ईवीएम उतने दौर की काउंटिंग ज्यादा, नतीजा उतने टेबल लगेंगे, उतनी ही काउंटिंग होगी। थोड़ा सा लेट हो जाएगा, लेकिन मुकाबला दिलचस्प रहेगा। सस्पेंस आखिर तक जाएगा और आपको जवाब मिलेगा सिर्फ जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। तो शिवपुरी, ग्वालियर, रायसेन, सागर, भिंड और देवास से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। और मेरे सहयोगी हमारे साथ लगातार मोर्चा संभाले हुए हैं। आज रात इनको भी खैर नींद नहीं आने वाली है, हमको भी नींद नहीं आने वाली, क्योंकि 8 महीने पुराना सवाल है जिसका जवाब मिलने वाला है। और इस वक्त मेरे साथ भोपाल से संदीप भमरकर, डबरा से हमारे साथ मेरे सहयोगी शैलेंद्र, मुरैना से करतार सिंह, मंदसौर से मनीष पुरोहित, और इसके साथ साथ करण ग्वालियर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और सांची से भी हम आपको ले चलेंगे। सांची में भी हम बताएंगे आपको क्या हाल है। धार की भी स्थिति हम आपको बताएंगे। धार और सांची से भी हमारे साथ सहयोगी जुड़ गए हैं। लेकिन उससे पहले मैं शैलेंद्र आपके पास आ रहा हूं। और शैलेंद्र, आपसे मेरा सवाल, अब जरा हम थोड़ा सा अंदर की बात करते हैं। पहली बार तो शेरो शायरी और वो हल्के हल्के में ऊपर से निकल गए, माहौल जरा भांपने की कोशिश में लग गए, कितनी भाप आ रही है। डबरा से सबसे पहला जो सवाल जुड़ रहा है वो ये कि एक तरफ इमरती देवी के बयान, अच्छे वोटों से अगर आपने जिता दिया तो मंशा शिवराज और ज्योतिरादित्य सिंधिया की है कि हमको डिप्टी सीएम बना देंगे। बाद में ये कहना कि कलेक्टर को कहने भर की देर है, कलेक्टर जो मर्जी सीट जिता दें। इस तरह के बयानों से नजर आता है कि खुद इमरती देवी वहां पर खुद को कमजोर पा रही थी। लेकिन कमलनाथ का एक विवादित बयान, क्या उसके बाद जिस तरह से उस बयान को पूरे मध्य प्रदेश में भुनाया गया, दलितों और महिलाओं के सम्मान से जोड़ते हुए, अब आपको लगता है कि वहां इमरती देवी सुरेश राजे पर भारी हैं, स्थितियां पलट गई? देखिए, अगर जनता के रुझानों की बात करें, जो जब मेरा 2 से 3 बार उस सीट पर जाना हुआ, जो पब्लिक की जो राय थी वो लगातार, चूंकि इमरती देवी के साथ ड्रॉबैक ये भी है कि वो 3 बार लगातार वहां से विधायक रही है, 4था चुनाव वो लड़ रही हैं।
और ऐसे में जो मूलभूत समस्याएं हैं डबरा इलाके की वो आज भी विद्यमान हैं, चाहे स्वास्थ्य की बात करें, शिक्षा की बात करें या सड़कों की बात करें। इसके अलावा एक मुद्दा आसिफ इस बार और ज्यादा हवा पकड़ा है, वो है धान खरीदी का, क्योंकि ग्वालियर चंबल संभाग के लिहाज से देखें तो डबरा जो है वो धान का कटोरा कहा जाता है और अच्छी मात्रा में वहां धान की पैदावार होती है। लेकिन जैसे ही धान की पैदावार मार्केट में आई, लेकिन सरकार जो है वो उसको समर्थन मूल्य पर खरीदी जो केंद्र है वो शुरू नहीं कर पाई थी और ऐसे में किसानों को आनन फानन में औने पौने दामों में जो है वो फसल को बेचना पड़ा। तो जो किसान हैं वो काफी नाराज इस बार मध्य प्रदेश सरकार से नाराज नजर आए। लेकिन इन सब के बाद जो आपने जिस तरीके से कहा कि एक जो संजीवनी का काम उनके लिए जो किया वो कमलनाथ के बयान ने किया, और कमलनाथ के बयान को पर जो है वो पूरी भाजपा, चाहे ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात करें, शिवराज सिंह चौहान की बात करें, बीडी शर्मा की बात करें, या तमाम जो नेता थे, जो स्टार प्रचारक थे, जो प्रचार करने जा रहे थे, वो अपने बयानों में उस बात को दोहराने लगे। न केवल डबरा बल्कि चंबल की सीट हो, चाहे वह मालवा की सीट हो या निमाड़ की सीट हो, कहीं की भी सीट हो, उस बयान को जरूर कोट किया गया कि किस तरीके से उन्होंने बोला। लेकिन उसके उलट आप ये देखिए कि जिस तरीके से इमरती देवी ने जब बयान देने शुरू किए, पहले कमलनाथ के बारे में बोला, फिर उनके परिवार के बारे में बोला, तो ये बयान जब मीडिया में आना शुरू हुए और कांग्रेस ने इन बयानों के आधार पर डिफेंड करना शुरू किया, तो जो माहौल इमरती देवी के पक्ष में बनता नजर आ रहा था वो कहीं ना कहीं कमजोर पड़ गया। क्योंकि ये वही बात हो गई कि अगर आपको कोई अपशब्द बोलता है और बदले में अगर आप भी अपशब्द बोल देते हैं किसी को, तो वो सिंपैथी जो आप गेन कर रहे थे वो आपके पक्ष में नहीं रह जाती है। तो उस बयान से मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा फायदा उनको होगा। लेकिन उनका प्लस पॉइंट ये है कि उस सीट से जो है मध्य प्रदेश के संकट में दिलचस्प बात ये भी है शैलेंद्र, हमारे लगने से क्या होता है, जनता को भी लगता कुछ है, होता कुछ है, वोट किसी को देते हैं, सरकार किसी की बनती है, जिसको समझ के देते हैं वोट की कमलनाथ का था वो बीजेपी का हो जाता है, जिसको बीजेपी का समझ के देते हैं वो कमलनाथ के साथ चला जाता है। बड़ा गड़बड़ झाला है। मैं लौट रहा हूं शैलेंद्र इस पर आपके पास। हमारे साथ सांची से इस वक्त राजकुमार सोनी और धार से कमल सोलंकी हमारे साथ जुड़ गए हैं, मेरे सहयोगी। पहले जरा सांची चल रहे हैं। राजकुमार, आपसे पहला सवाल ये ऐसी सीट है जहां खुलकर वफा हुई, जहां खुलकर बेवफाई हुई, जहां जफा देखने को मिली, जहां भीतरघात भी हुआ। हालत यह हो गई कि समझ नहीं आ रहा हाल कैसे है स्वास्थ्य मंत्री के, तब जबकि शेजवार सन्स एंड लिमिटेड की वहां पर शिकायत भी बीजेपी से की गई, नोटिस भी जारी हुए। ठीक, राजकुमार अभी हमें सुन नहीं पा रहे हैं। मैं लौटूंगा राजकुमार आपके पास, पूरी रात पड़ी है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। हमारे साथ धार से इस वक्त चलते हैं, कमल सोलंकी जी मीडिया संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कमल, आपके पास आ रहा हूं और आपसे एक सवाल। बदनावर, धार, कई सीटें दांव पर, जो 18 में दत्तीगांव लीड ले गए थे वो लीड बरकरार है? वो दिख रहा है आपको माहौल, या इस बार धार उल्टी है? देखिए, निश्चित तौर पर आसिफ, जिस प्रकार की लीड दत्तीगांव ने 2018 के चुनाव में ली थी, यहाँ पर उस समय 41,000 वोटों से यहाँ पर दत्तीगांव की जीत हुई थी। और निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार की मेहनत यहाँ पर की है, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने यहाँ पर कार्य किया है, वो लग रहा है कि दत्तीगांव की लीड यहाँ पर बरकरार देखी जा रही है। लगातार यहाँ पर दत्तीगांव क्षेत्र में सक्रिय रहे। जब दत्तीगांव को भारतीय जनता पार्टी ने उद्योग मंत्री का दायित्व दिया, तब से दत्तीगांव लगातार क्षेत्र में सक्रिय रहे। लिहाजा यहाँ पर कहा जा सकता है कि दत्तीगांव की लीड बरकरार है और धार की धार दत्तीगांव के पक्ष में नजर आ रही है। आसिफ, कांग्रेस के लिए यहाँ पर स्थिति थोड़ी उलट उस समय पड़ गई जब कांग्रेस को अपना उम्मीदवार बदलना पड़ा। कांग्रेस ने पहले यहाँ पर अभिषेक सिंह टिक्कू बना को अपना उम्मीदवार बनाया, जिसके बाद पार्टी के अंदर विद्रोह हो गया, पार्टी के अंदर उनके विरोध के स्वर उठने लगे और आनंद फानंद में पार्टी ने अपना उम्मीदवार बदल दिया। हालांकि कमल सिंह पटेल के द्वारा भी दत्तीगांव को आखिरी के समय अच्छी टक्कर दी गई। वहीं मतदाता यहाँ पर जरूर मौन देखे जा रहे हैं, मतदाता खुलकर बोलने को तैयार नहीं है। यहाँ पर दत्तीगांव के लिए आखिरी के समय में जरूर मुश्किलें खड़ी हुई है, परंतु ईवीएम में उन दोनों का भाग्य कैद हो गया है। आसिफ, देखना होगा कि कल ईवीएम का साथ देती है यहाँ पर दत्तीगांव। उसमें कमल मुदित वही है जो चौधरी साहब से आ रहे थे, उसके बाद मुदित को और उनके पिता दोनों को नोटिस भी जारी किया गया। तो इतना नुकसान कर दिया क्या अंदर ही अंदर कि पार्टी को नोटिस जारी करना पड़ा अपने पूर्व मंत्री को और अपने पूर्व प्रत्याशी को? आसिफ, माफी चाहूंगा, ये सवाल बदनावर विधानसभा से रिलेटेड नहीं है। हाँ, ये सांची से मुझे पूछना था। ठीक किया आपने। राजकुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं, नाम में गलत बोल गया। कमल, लौटता हूं मैं आपके पास। दरअसल क्या सीटों में इतना समीकरण है कमल
कि राजकुमार से सवाल था, आपसे पूछ लिया। राजकुमार, सवाल आपने सुन ही लिया है? राजकिशोर हमारे साथ है। राजकिशोर, आपने सवाल सुन ही लिया है, जवाब दीजिए। राजकिशोर, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? ठीक है, संपर्क अभी उनसे नहीं हो पा रहा है, उनके पास हम चलेंगे। लेकिन इस बीच ग्वालियर से करण हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। करण, आपके पास आ रहा हूं। करण, यहां मसला इसलिए भी ग्वालियर पूर्व पर अगर आप देखें तो एक तरफ ग्वालियर पूर्व में 18 की भी अगर बात करें तो वहां बहुत ज्यादा चुनाव का परसेंटेज आया नहीं था। इस बार भी करीब करीब वही स्थिति है, उतना परसेंटेज नहीं आया। तो इसे कैसे देखा जाए? ये सरकार से संतुष्टि है वोटर्स की कि ठीक है जो चल रहा है चलने दीजिए, या ये नाराजगी है कि जाओ हम नहीं करते वोट, आप वोट किसी को करते हैं, आप चले किसी में जाते हैं? कम से कम दोनों प्रत्याशियों के साथ तो यही हुआ है। जो पिछली बार गोयल साहब कांग्रेस में थे, इस बार बीजेपी में है, और जो सीकरवार साहब जो बीजेपी में थे वो कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे हैं। बिल्कुल, ये जो ग्वालियर पूर्व की जो स्थिति है, यहाँ का वोटर जो है वो सबसे अधिक शिक्षित वर्ग का वोटर है और साथ ही व्यापारिक वर्ग का वोटर है। और ये दोनों ही वोटर जो होते हैं, दोनों की मानसिकता जो होती है, वो दोनों की मानसिकता सत्ता के साथ में बढ़कर रहना, लेकिन जुड़कर रहना, लेकिन साथ में मुख्य रूप से जो रहता है वो रहता है उनका व्यक्तिगत हित। चूंकि ये दोनों ही वर्ग जो रहते हैं, दोनों ही वर्ग चूंकि शिक्षित हैं, व्यापारी वर्ग हैं, और इन दोनों की जो प्राथमिकताएं जो रहती हैं वो बहुत ही सीमित रहती हैं। ऐसी स्थिति में दोनों प्रत्याशियों की जो दल बदल वाली स्थिति बनी है, इन दोनों ही प्रत्याशियों की स्थिति को देखते हुए इस बार का जो वोटिंग परसेंटेज जो रहा है वो यही वजह रही है कि ग्वालियर की तीनों विधानसभाओं में सबसे कम यानी 48% रहा है। चूंकि बीते 2018 विधानसभा चुनाव की बात करें तो इस विधानसभा पर तकरीबन 57% वोटिंग परसेंटेज रहा था, जो कि इस बार गिरकर सीधे 48% पर आया है। ऐसे में ये तो बात साफ नजर आ रही है कि जो मतदाता हैं उन्होंने अपनी भूमिका जितनी अदा करनी चाहिए थी लोकतंत्र के इस पर्व में, वो उसमें अपनी मौजूदगी उन्होंने अपनी दर्ज नहीं कराई है। ऐसे में दोनों ही प्रत्याशियों के लिए चिंता का विषय जरूर है, लेकिन अगर क्षेत्र के विकास कार्य की या क्षेत्र की मूलभूत आवश्यकताओं की यदि हम बात करें तो ये महत्वपूर्ण रहता है यहाँ की जो दलित वोटर्स हैं उनके लिए, क्योंकि तकरीबन 60,000 वोटर्स हैं जो दलित हैं और इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है किसी भी पार्टी के कैंडिडेट को जीत दिलाने में और हार दिलाने में। ऐसे में जब दोनों ही प्रत्याशियों के दल बदले हैं, ऐसे दल बदलने में दोनों ही प्रत्याशियों का जो मूल टारगेट जो था वो इसी वर्ग को साधने को लेकर था। क्योंकि इस पर मेरा आपसे सवाल यह है, जब हम समीकरणों की और जब हम जातिगत समीकरणों की बात कर रहे हैं करण, ठाकुर, ब्राह्मण, मुसलमान और वैश्य, ये चार हैं जो बताएंगे कि ग्वालियर पर कब्जा किसका रहने वाला है। एक तरफ तोमर है, सामने सुनील शर्मा को खड़ा कर दिया। शर्मा के बारे में पार्टी के अंदरूनी कार्यकर्ताओं का गुस्सा यह था कि सुनील शर्मा उतना बड़ा चेहरा है ही नहीं कि वो तोमर से टक्कर ले पाए, तो शर्मा मैनेज कर पाए आखिर तक या नहीं कर पाए? देखिए, बिल्कुल अगर बात हम ग्वालियर विधानसभा की करते हैं तो ये विधानसभा जो है उसमें यदि हम थोड़ा सा पीछे जाते हैं 2018 के विधानसभा चुनाव में, तो उस समय वहां की क्षेत्रीय जो जनता है विधानसभा की, उसने कांग्रेस को जो है वो अपना जनमत दिया था। और यही वजह रही कि तत्कालीन मंत्री जयवंत सिंह पवैया को हार का सामना करना पड़ा और मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर को जीत हासिल हुई। लिहाजा अब जो स्थिति जो है उसके बाद जब सिंधिया समर्थक मंत्री जो है वो जब बीजेपी के उम्मीदवार बने, तो ये बात मुख्य रूप से एक लगातार सियासत की दौड़ में थी कि आखिर कांग्रेस से एक ऐसा चेहरा जो बेहद जरूरी है। ठीक, करण संपर्क आपसे टूट गया, मैं लौट रहा हूं इस पर आपके पास। हालांकि देखिए, ग्वालियर सीट की अगर आप बात करेंगे, इतनी दिलचस्प तस्वीरें आई। जयभान सिंह पवैया बनाम प्रद्युम्न सिंह तोमर का मुकाबला आपने कई बार देखा, लेकिन पवैया भी तोमर के लिए वोट मांगते नजर आए, एक साथ प्रचार करते नजर आए। तो सियासत इतनी गजब चीज है। और आप जानते हैं कि पवैया सिंधिया के कितने बड़े समर्थक हैं या कितने बड़े आलोचक हैं, आप जानते हैं बेहतर। और उसके बाद आप ये भी जानते हैं कि प्रद्युम्न सिंह तोमर कितने बड़े समर्थक हैं सिंधिया के। बावजूद इसके पवैया को सियासी मजबूरी कहिए, आला कमान का दबाव कहिए, प्रचार करना पड़ा। बड़ी दिलचस्प तस्वीरें नजर आई हैं। करण, मैं लौट रहा हूं आपके पास। इस वक्त हमारे साथ लगातार हमारे और मेरे सहयोगी भी जुड़े हुए हैं। भोपाल एक बार फिर चल रहे हैं, संदीप भंवरकर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संदीप, अब जरा इन्हीं तस्वीरों पर थोड़ा सा फोकस करते हैं। 22 इस्तीफे हुए थे, उसके बाद 3 इस्तीफे और हुए थे, और अब तो खैर चौथा इस्तीफा भी हो गया। हालांकि वहां पर अभी उपचुनाव नहीं हो रहा है, उसमें बाद में होगा अभी उपचुनाव। लेकिन ऐसी ऐसी तस्वीरें मध्य प्रदेश में देखने को मिली हैं इस बार, जो शायद ही सियासत में कभी सोची गई थी कि हो। हालांकि उस पर भी एक शेर है संदीप, जब आपने सुनाया था तो मुझे याद आ गया।
उसमें कुछ उसकी पंक्तियां यूं हैं कि कभी दुश्मनी इतना सख्त मत कीजिए कि अगर हाथ मिलाने पड़े तो शर्मिंदा ना हो, कुछ इस तरह का था, माफ करें जिनका शेर था। उसमें संदीप बड़ी दिलचस्प तस्वीरें ग्वालियर का जैसा मैं जिक्र कर रहा था कि आप यहां देखिए कि पवैया साहब किस तरह से तोमर के लिए प्रचार कर रहे हैं, दोनों एक मंचों पर नजर आ रहे हैं, वो बड़ा गजब था। शिवराज सिंह चौहान, शिवराज बनाम महाराज 18 में जो जंग थी उसे शिव ज्योति एक्सप्रेस नाम दे दिया गया। कमलनाथ के साथ ज्योतिरादित्य सिंधिया नजर आते थे, अब दोनों एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करते नजर आए। दिग्विजय कहीं पूरी पिक्चर में नजर नहीं आए। बड़ा दिलचस्प सा ये चुनाव है और जो पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं न जाने कितनी नई चीजें उनके लिए इस चुनाव के जरिए से उनके सिलेबस में और आगे जुड़ जाएंगी। बिल्कुल, पॉलिटिकल साइंस जो पढ़ते हैं उसमें इस तरह के घटनाक्रमों का उल्लेख नहीं होता है जो अंदर खानों में बीतता है, क्योंकि अचानक से कोई सरकार नहीं गिरती है। वजह भी जो बताई जाती है अक्सर वो वजह नहीं होती हैं। हालांकि इतिहास में ज़रूर देखें तो राजा महाराजाओं के ज़माने में जब सत्ता पलट हुआ करता था तब कुछ इसी तरह का अंदाज़ हुआ करता था। वो अंदाज़ एक बार फिर से देखने को मिला है मध्य प्रदेश में, और यही वजह है कि पूरे इलेक्शन के दौरान में ये बात दल बदल मध्य प्रदेश में पहली बार हुआ है और इतनी बड़ी तादाद में दल बदल की सत्ता गिर गई, दोबारा उन्हीं लोगों के उन्हीं चेहरों के ज़रिए एक बार से चुनाव लड़े जा रहे हैं, तो ये मुद्दा उठना लाजमी था कि ये दल बदल हुआ है, सत्ता पलट हुआ है। तो इसका जवाब भी पुरजोर तरीके से दिया गया। अगर कांग्रेस ने गद्दार कहा तो इसी को उन लोगों ने खुददार कहा, तो गद्दार और खुददार भी इस चर्चाओं में आया था। और चूंकि राजनीतिक फ़ायदे लेने हैं, सत्ता सिंहासन देखना है और अपने आप को ताकतवर हासिल करना है, तो कभी एक दूसरे पर उंगलियां उठाने वाले लोग भी इस बार इलेक्शन में गलबैयां करते हुए नज़र आए थे। और अक्सर जिन लोगों के साथ में दोस्ती करते हुए देखा करते थे वो दुश्मनी जैसे हालात में नज़र आए थे। कांग्रेस के जितने लोग बीजेपी में गए हैं वो सभी के सभी कांग्रेस के निशाने पर आएगा और इस कदर आरोप लगाए गए कि वो देखें। अब इसकी वजह से जो आपने जो सवाल जो सांची के लिए किया था वो बहुत मौजूद है धार के लिए भी। ये बात ज़रूर है कि कुछ शिकायतें पहुंची, कुछ नहीं पहुंच पाई और कुछ लोगों ने तो अंदर खाने में ही काम किया, और ये स्वाभाविक भी था। अगर कोई बाहर से हमारे किसी नए हमारे दल में आ जाता है और हमारी जगह लेने लग जाता है तो उसको स्वीकार कर पाना बहुत आसान नहीं होता। 4-6 महीने उस एडजस्टमेंट को करने के लिए या अपना जो जख्म है उसको भरने के लिए काफ़ी नहीं होते, लंबा वक्त लगता है। और इसीलिए बीजेपी ने इसमें पूरी ताकत लगाई थी और मंत्रियों की एक पूरी फौज लगाई थी कि जो इस बात को लेकर तैयार कर सके जो बीजेपी के लोग हैं वो स्वाभाविक तौर पर चुनाव में परंपरागत तरीके से काम करें और पूरी ताकत के साथ में आए, उनकी जगह पार्टी में वही रहेगी। लेकिन ये बात कही जरूर जा रही थी, लेकिन सियासत है चूंकि इसमें बड़े मुश्किल हो रही थी अपनाने में, और इसीलिए जो शिकायतें सांची में मिली थी वो कमोबेश हर जगह मिली और उसको कुछ शिकायतों को थाम लिया गया, कुछ को नहीं थाम पाए थे और यहाँ पर चिट्ठी जैसी निकालनी पड़ी जिसमें अनुशासनात्मक कार्रवाई का उल्लेख था। तो बीजेपी में हालांकि बड़ी बात कही जाती है, अनुशासन है, बहुत ताकतवर पार्टी है, पूरी तन्मयता के साथ में आदमी काम करता है, संघ पीछे होता है, लेकिन सब इतनी ही ताकतें होती तो बाकी सारी चीजें कमजोर हो जानी चाहिए, कांग्रेस को जमीन पर रहना ही नहीं चाहिए। लेकिन हमने देखा है 2018 हाल के दो उदाहरण तो हमने संदीप देखे, जिस अनुशासन की आप बात कर रहे हैं सरकार भी बनी, उसमें हमने देखा कि सांची में क्या हुआ और उसमें हमने देखा कि हाट पिपलिया में क्या हुआ। और इसीलिए हाट पिपलिया का हाल जानने के लिए हमारे साथ अमित श्रीवास्तव जी मीडिया संवाददाता जुड़ गए हैं। संदीप मैं लौट रहा हूं आपके पास, लेकिन तब जबकि हम बार बार कहते हैं कि सटीक आंकड़े, सटीक विश्लेषण, सटीक जानकारी आप तक पहुंचाने की जिम्मेदारी हमारी है, तो सटीक शेर भी पहुंचाने की जिम्मेदारी हमारी है। शेर बशीर बद्र साहब का था, दुश्मनी जम कर करो मगर ये गुंजाइश रहे जब कभी हम दोस्त हो जाएं तो शर्मिंदा ना हो। तो उसी हिसाब से सियासत चलती है, दुश्मनी जम के होती है लेकिन गुंजाइश भी छोड़ी जाती है कि कभी अगर यहाँ वहां पाला बदलना पड़ जाए तो उसमें कोई दिक्कत ना हो, मान सम्मान और सब वो मैनेज हो जाए। अमित मैं आपके पास आ रहा हूं। अमित जब हम सांची की बात करते हैं तो करीब करीब वैसी सीट हम देवास की हाट पिपलिया भी पाते हैं, और हाट पिपलिया में हम ये पाते हैं कि वहां पर मनोज चौधरी जो दीपक जोशी को हराकर सिंधिया समर्थक इस्तीफा दे देते हैं, उसके बाद दीपक जोशी के जब समर्थक पहुंचकर भोपाल में दफ्तर में दीपक जोशी के लिए सम्मान मांगते हैं तो सम्मान दीपक जोशी को हासिल हो पाया, मैनेज हो पाए दीपक जोशी, मनोज चौधरी को साथ मिला दीपक जोशी का?
ये देखिए, ये बात दिल में ही दबी है। कई बार ये दर्द उनके बयान में जरूर झलका है, पर निश्चित तौर पर अब जो भी है, पर जो समर्थन जैसा उनका दावा है दीपक जोशी का, कभी वोट डालने गए थे तब भी हमारी बात हुई थी, तो उन्होंने यही कहा था कि कमल जहां रहेगा वहां हमारी उंगली दबेगी। तो निश्चित तौर पर जो उनका समर्थन रहा है वो तो निश्चित तौर पर कमल को रहा है, पर ये तो देखने वाली बात कल निश्चित तौर पर सामने आ जाएगा कि किसने कितना दम लगाया है। तो निश्चित तौर पर अब वो फैसले की जो घड़ी है वो आती जा रही है पास, और ये कल निश्चित हो जाएगा कि जनता का फैसला किसके पक्ष में जाता है। खाती मुस्लिम पाटीदार, और उस पर आंकड़ा ये कि ज्यादातर ये सीट गई है बीजेपी के पास, तो बीजेपी की पारंपरिक सीटों में से इसे गाना जाता है। बाकी खाती पाटीदार और मुसलमान ये तय करते हैं। मनोज चौधरी एक बार फिर चुनावी मैदान में हैं, भरोसा जगा पाए हैं वो, क्योंकि बिकाऊ टिकाऊ कांग्रेस ने जो आरोप लगाया उसके बाद मनोज चौधरी भरोसा जताने में कामयाब रहे जनता के बीच कि उन्होंने जो भी किया वो जनता के लिए किया, जनता की भले के लिए किया। निश्चित तौर पर जो भाजपा ने जिस तरीके से दमखम से पूरा चुनाव प्रचार किया, खासकर मनोज चौधरी ने पूरी चुनाव कैंपेनिंग में डोर टू डोर गए, जनता के बीच पहुंचे, तमाम चुनावी सभाएं हुई। अब ये तय, चूंकि एक चीज और मैं आपको बता दूं कि 80% से ज्यादा वोटिंग हुई है, यानी कि जो जनता का जो आक्रोश है, ये आक्रोश ही कहूंगा, क्योंकि जब भी कोई चुनाव, उपचुनाव में खासकर जो वोटिंग होती है वो कम होती है, पर यहां ये देखने को आया है कि 80% से ऊपर का जो वोटिंग हुई है ये अभी ईवीएम मशीन में कैद है। अब ये कल सुबह 8 बजे से जब उगलेगी जो फैसला उगलेगी, उसके बाद ये कहना उचित होगा कि ये जो जनता का फैसला है वो किसके पक्ष में जाता है। पर फिलहाल दोनों पार्टियों ने अपना अपना दम लगाया, अपनी अपनी दलीलें दी। जो उनका जो फैक्टर चुनाव में कांग्रेस ने दिया था उसका बचाव भी मनोज चौधरी ने किया, तमाम वादे किए, तमाम जो विकास की सौगातें दी इस बीच में। अब ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि जनता कितनी सहमत हुई है मनोज चौधरी के नहीं, उसमें अमित मैं आपसे पूछना चाहता हूं, 80% की इस बार की वोटिंग, पिछली बार की करीब 85% की वोटिंग है, और 1998 उसके बाद शायद 2003 भी, फिर 2008 भी, फिर 2013 भी सब बीजेपी के विधायक थे। इस बार पहली बार हुआ था कि 18 मनोज चौधरी कांग्रेस की सीट पर चुनाव लड़े थे और जीते भी थे कांग्रेस की टिकट पर। ये 5 बार में पहली बार कांग्रेस का विधायक चुना गया था। तो 8 महीने तो हो गए इस्तीफा दिए हुए, और ये 7 महीने के विधायक, ये 15 महीने की जो सरकार चली थी उसमें कांग्रेस से इतने नाराज हो गए क्या जनता कि 4 बार की चली आ रही बीजेपी विधायक सीट पर वो एक बार फिर बीजेपी को ही चुनेंगे? इतनी नाराजगी हो गई क्या 15 महीने की सरकार से जनता को? ये देखिए क्या है, जो जनता ने जिस चुनावी वादे से जो चुना था कांग्रेस को, वो कितनी वादा पूरा कर पाई कांग्रेस, या जनता को के विश्वास को जीत पाई, ये भी अभी तय नहीं है। सबसे बड़ी बात ये एक ऐसा चुनाव है कि जनता मौन है। हमने भी कई इसके बाद वोटिंग के बाद भी बात की, जनता से बात करी, पर जनता इस उपचुनाव में पूरी तरह से मौन है। यही एक खतरा है दोनों पार्टी के नेताओं को और उनके प्रत्याशियों को, क्योंकि जनता के जो दिल में है वो कोई जान नहीं पा रहा है। अमूमन ये फैक्टर है, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि ये हर जगह जो उपचुनाव में वोटिंग प्रतिशत बढ़ा है, इसका भी खतरा, चाहे वो बीजेपी है वो मान रही है, हालांकि बीजेपी ये कह रही है कि हमें कोई खतरा नहीं है, पर कांग्रेस का अपना अपना दावा है इस बढ़ती हुई प्रतिशत को देखते हुए। पर जो भी है, पर कल सुबह 8 बजे से जैसे ही ईवीएम का पिटारा खुलेगा तब ये समझ में आ जाएगा कि जनता का फैसला क्या होगा। मैं लौट रहा हूं इस पर, आपके पास लौट रहा हूं अमित। मंदाता से प्रमोद सिन्हा हमारे साथ जुड़ गए हैं, जी मीडिया संवाददाता। प्रमोद, सीधा आपके पास आ रहा हूं। प्रमोद, मंदाता उस लॉट की सीट है जो सिंधिया समर्थकों के साथ उस वक्त तो इस्तीफा नहीं हुआ था, बाद में इस्तीफा हुआ। मुकाबला बड़ा दिलचस्प है, नारायण पटेल बनाम उत्तल पाल सिंह। मेरा सीधा सवाल आपसे यह है प्रमोद, इस नई सीट पर जहां अब तक विधानसभा चुनाव ही 3 बार हुआ है, परिसीमन के बाद जब नई सीट बनी थी उसमें 2 बार की बीजेपी और 1 बार की कांग्रेस, तो 2 बार की बीजेपी जब विधायक जीते थे वहां पर बीजेपी के विधायक, 15 महीने में ही कांग्रेस से क्या वाकई जनता इतनी ऊब गई कि विधायक ने इस्तीफा भी दे दिया, बीजेपी में शामिल भी हो गए और जनता बात मान भी गई?
मेरे का उधर आया मंदाता। प्रमोद सुन पा रहे हैं आप मुझे? ऑडियो कट गया है। ठीक, नहीं सुन पा रहे हैं अभी प्रमोद हमें, लेकिन मंदाता से आपको बता दें कि नारायण सिंह पटेल और उत्तम पाल सिंह के बीच में मुकाबला है। ठाकुर गुर्जर बाहुल सीट है मंदाता, और ये दरअसल उस दूसरे किश्त कह लीजिए, लॉट कह लीजिए, जब नेपानगर, बड़ा मलहरा और मंदाता में इस्तीफे हुए थे, और वहीं से और ज्यादा खेल कांग्रेस का बिगड़ गया था। हालांकि कल कांग्रेस का खेल कितना बनने वाला है, कमलनाथ खेलेंगे या कमल खेलेगा, हम आपको सबसे पहले बताएंगे।